हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज के टॉपिक में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के एक छोटे से नियम के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टाइम और एक्सपेंड करके बिता के हम लोग पोषक स्तर के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि आप इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप क्लियर रहें, आप आराम से उसको फेस कर लें। जब तक वीडियो स्टार्ट हो रहा है तब तक आप अपने अपने बेस पर अपने अपने दोस्तों तक यहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि स्पेशल साइंस की जो फैमिली है वो बढ़ सके, अर्थात बड़ी हो सके। आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक है 10% का नियम। 10% का नियम समझने से पहले हम एक नए नियम की ओर अग्रसर होते हैं और उसको समझ लेते हैं, और चुटकियों में यह नियम भी क्लियर हो जाएगा। नियम का नाम है ऊष्मा गतिकीय का नियम। क्लियर है? इसमें प्रथम नियम है और द्वितीय नियम, दो नियम है। तो आप समझिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम या द्वितीय नियम क्या कहता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अर्थात ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा। ऊष्मा गतिकी का आप प्रथम नियम पढ़े होंगे और आपको बताया गया होगा कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बातें क्लियर हो रही है? अर्थात ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु उसे बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बातें क्लियर हो रही हैं? आपने बहुत बेहतर ढंग से इसको समझा होगा। नहीं समझे तो यह समझ लीजिए कि संसार में जितनी भी ऊर्जा होती है उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यह क्या कहता है, कौन सा नियम? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है। वंस अगेन फिर से डिस्कशन कर लीजिए। मैं 10% नियम को छोड़ के हम लोग पहले इसको समझ रहे हैं, क्योंकि बेस यहां से है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में हम सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं, अपने सोलर पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। बातें क्लियर हो रही है? बदला जा रहा है तो सूर्य की ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा रहा है, सूर्य अपने से अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसे क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा नियम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतना समझ में आ गया तो ये तो एकदम एक झटके में समझ में आ जाएगा। बातें क्लियर रखिएगा। तो दूसरा नियम आप समझिए, इस बात को समझिए कि दूसरा नियम ये कहता है, इसी का पहले नियम का निष्कर्ष है। किसका निष्कर्ष है? पहले नियम का निष्कर्ष है दूसरा नियम, और यह कहता है कि जब किसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, किस रूप में? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो अधिकांश ऊर्जा का जो होता है ह्रास हो जाता है, कह सकते हैं अधिकांश ऊर्जा का खपत हो जाता है उसको परिवर्तित करने में। अर्थात हम कह सकते हैं जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, सूर्य के प्रकाश को हम फिर से किस ऊर्जा में बदलते हैं, सोलर सिस्टम द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। और समझिए इस बात को कि जब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो अधिकांश ऊर्जा का ह्रास होता है, अधिकांश ऊर्जा का खपत जो होता है उसके कार्य और हीट में खत्म हो जाती है। फिर से क्लियर रखिएगा, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये पॉइंट आंख बंद करके सुन लेंगे तब भी नोट कर लेंगे। पहला नियम तो ये कहता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण हम एक रूप से दूसरे रूप में करते हैं, ना तो उत्पन्न किया जा सकता ऊर्जा को, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और इसी का निष्कर्ष दूसरा नियम कहता है कि जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो अधिकांश जो ऊर्जा होती है वह कार्य और ऊष्मा में, किसमें बाबू?
कार्य और उष्मा में लगकर समाप्त हो जाती है, कह सकते हैं उसमें वेस्ट हो जाती है, और केवल 10% ऊर्जा ही एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो कितना परसेंट ऊर्जा कार्य और उष्मा में स्थानांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है? तो 90%। बातें क्लियर? अब यही है 10%, यही है 10% का नियम। मैं आपको एक चुटकी में समझाने वाला हूं। दूसरा नियम उष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है तो अधिकांश ऊर्जा कार्य और उष्मा में समाप्त हो जाती है, लैप्स हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में, या कह सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कितने परसेंट ऊर्जा? 10%। और यही 10% ऊर्जा, यह नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब आते हैं आपके नियम पे। लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 में यह नियम दिया और उसने यही कहा, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को फिर से एक्सप्लेन किया और समझाया कि जब कोई जीव, मान लीजिए कोई हिरन है, कौन सा जीव है? हिरन, किसी शेर के द्वारा शिकार किया जाता है, अर्थात शेर इसका क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं भैया कि शेर, हिरन कहता है आ जाओ शेर राजा, आ जाओ, हमको मार के खा जाओ, हम आराम से आपका निवाला बन जाए। ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है कि शेर को एफर्ट करना पड़ता है इसको पकड़ने के लिए। तो उस एफर्ट, उस प्रयास में बहुत सारी ऊर्जा का स्थानांतर, जो कह सकते हैं ऊर्जा लैप्स हो जाती है। अगर ये साहब मिल जाते हैं हिरन महाराज, तो इसका निवाला बन जाते हैं। तो जब निवाला बन जाते तो पेट तो भर गया, लेकिन जो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ वो इसको फील करेगा। यहां से लेके यहां तक जो ऊर्जा लगी है, प्लस डाइजेशन, सर्कुलेशन वगैरह वगैरह में, सारी चीजों में जो बॉडी के अंदर जो ऊर्जा का काम हो रहा है, उसमें लगभग 90% ऊर्जा क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। केवल 10% ऊर्जा ही शरीर, शेर के शरीर में स्थानांतरित होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर समझिए, अगर हम जितना भोजन करते हैं वो पूरा 100 का 100% हमारे शरीर में ऊर्जा एकत्रित हो जाए, तो हम एकदम इतने मोटे मोटे, हमारा बाजू बाजू हो जाएगा, इतना मोटा मोटा हो जाएगा। आप समझिए होता क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊर्जा हमारे शरीर में जितने कार्य होते हैं उसको परिवर्तन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए, उस सारे कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊर्जा, कितनी ऊर्जा? 90% ऊर्जा कार्य और हीट में क्या हो जाती है? अंदर समाप्त हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा हमारे शरीर में सुरक्षित रहती है, स्थानांतरित होती है। यही है 10% का नियम। अगर आप इतना घुमा के नहीं समझ सकते तो आप यही समझ लीजिएगा कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, या एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, अभी पढ़ेंगे पोषक स्तर, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है, तो 90% ऊर्जा कार्य और उष्मा में समाप्त हो जाती है। कितना परसेंट स्थानांतरित होती है बाबू? केवल 10% स्थानांतरित होती है। अर्थात यही नियम कहलाता है लिंडमैन द्वारा दिया गया 10% का नियम। अब चूंकि आ गया आपका ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो स्तर भी समझ लीजिए कि ऊर्जा का स्थानांतरण, स्तर का मतलब क्या होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। तो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या बाबू? उत्पाद। क्या पढ़ा? उत्पाद। और क्या पढ़ा? उपभोक्ता। उपभोक्ता। इसके बाद क्या पढ़ा? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, उपभोक्ता। बातें क्लियर है ना? क्लियर। और क्या पढ़ा? अपघटक। अपघटक अर्थात इतनी चीजों को पढ़ा। ये सभी एक एक स्तर है। यहां से ऊर्जा का स्थानांतरण यहां होता है, यहां से प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी में, और सब चीजें जब मर सड़ जाती हैं तो उस समस्त का स्थानांतरण कहां होता है? अपघटक की। लेकिन बाबू कितना परसेंट ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो सर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किस नियम के अनुसार? 10% नियम के अनुसार। किस वैज्ञानिक ने दिया? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसी चीज को आप एक पिरामिड्स के थ्रू समझ सकते हैं।
आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह का दिया जाता है कि सबसे नीचे जो रखा जाता है यह उत्पाद रखा जाता है। उत्पाद, आप मुझे बताइए उत्पाद का एग्जाम्पल। तो सर सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, और ये समस्त पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अलावा उत्पाद के ठीक ऊपर कौन बाबू? तो सर उपभोक्ता, उपभोक्ता। लास्ट में मैं समझा रहा हूं अभी कि कैसे स्थानांतरण हो रहा है। उपभोक्ता और लास्ट में अपघटक। बातें क्लियर? अब ऊर्जा का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये सूर्य के द्वारा अपने भोजन का स्थानांतरण कर लेते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तब भी कितना परसेंट ऊर्जा? 10%। उत्पाद से जो भोजन प्राप्त करते हैं उपभोक्ता, इनके शरीर में कितना परसेंट बाबू? 10%। और जब ये सभी मर सड़ जाते हैं तो इनसे कौन भोजन बनाता है? अपघटक, इनके भी शरीर में 10%। आपको ये पोषक स्तर समझना बहुत जरूरी है। ये समस्त जो स्तर हैं पिरामिड के रूप में, इन्हें कहा जाता है पोषक स्तर, क्योंकि यह एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में न्यूट्रिएंट चले जाते हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है पोषक स्तर, अर्थात ये क्रम। आई होप कि आज आपको जितना पढ़ाया गया होगा बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए, ढेर सारा कमेंट और प्यार देने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, मेरी फैमिली को अर्थात स्पेशल साइंस की फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। खूब कामयाब होइए, दुनिया में नाम रोशन करिए, मेहनत करिए। बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपनी मेहनत पे। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले भविष्य के लिए और आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।